सुबह के 4 बज रहे थे। रमेश पांडे जी को एक कॉल आई। उन्होंने कॉल उठाया और कान पे लगाया। नींद में बोले, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज सुन के उनके पसीने छूटने लगे और तभी वो भारी आवाज में बोले, रमेश जी। जी साहब, हम घर पे ही रहेंगे। साहब, अभी तो बहुत ही हाथ तंग है, हमें थोड़ा और समय दे देते तो। इतना ही बोलने की देरी थी कि सामने से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें धमका रहा हो। उन्होंने जैसे तैसे बात की और कॉल काटी। वो तुरंत उठकर तैयार होने लगे। दीपा जी उनकी पत्नी। जब उन्होंने आवाजें सुनी तो उन्होंने रमेश जी से पूछा, अरे, किसका फोन था और आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रमेश जी हड़बड़ाते हुए बोले, दीपा जी, बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हम सेठ जी के पास जा रहे हैं। दीपा जी, लेकिन क्यों? कुछ बताइए तो सही। मुझे इतनी सुबह सुबह सेठ जी सो रहे होंगे। रमेश जी दीपा जी के बगल में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दीपा जी ये देखकर बोली, अरे, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बताइए क्या बात हो गई ऐसी, और किसका फोन था? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप बताइए ना क्या बात है। रमेश जी, साहब के आदमी का फोन था। कह रहे थे कि वो आज दोपहर तक आ रहे हैं। उससे पहले ही हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है ये आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं। दीपा जी रमेश जी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थीं। उन्हें उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो सोच सोच के पागल हो गईं। उन्हें लगा कि आज वो सब सड़क पर आ जाएंगे और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। रमेश जी, डरिए मत, आप हिम्मत रखिए। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और सेठ जी से जाकर मिलता हूँ। आप तब तक सारे जेवर निकाल दीजिए, उनसे तो बहुत कुछ पैसे आ सकते हैं। दीपा जी आंखों में आंसू लिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर हम इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाएंगे। मेरे जेवर बेच के भी हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। जी, जानता हूँ, पर कुछ तो देना होगा उन्हें। ऐसे ही अगर हमने हाथ ऊपर कर दिए तो साहब हमें ऊपर पहुंचा देंगे। हमने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी भी की है। वो यहाँ नहीं थे तो हमारा घर चलता था बिना किसी समस्या के, पर उनको अब पता चल चुका है, इसलिए अब हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। रमेश जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कहते हैं, चलिए मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ। कैसे भी करके उनसे मदद मांगता हूँ। इतनी सुबह जाना सही नहीं है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। मुझे उम्मीद है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। रमेश जी ये बोलकर निकल गए और दीपा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगीं। 28 साल का नौजवान लड़का गोवा से मुंबई के लिए रात से अपनी ब्लैक मर्सिडीज कार से निकला था। गोरा रंग, शरीर में एकदम परफेक्ट, आंखों पर काला चश्मा जो उसकी नशीली आंखें छिपाने का काम कर रही थी। चेहरा किसी मॉडल से कम नहीं। वो कब से सिगरेट सुलगा के गाड़ी में धुआं छोड़े जा रहा था। मनन, जो गोवा में 5 सालों से था, मुंबई में उसका आना जाना कम था, पर मुंबई में उसका बिजनेस, या यूं कहो पूरा गोवा ही उसका था। हीरे का बिजनेस के साथ साथ साइड में क्राइम का धंधा, बारूद, इलीगल माल बेचना और भी कई सारे गैर कानूनी धंधे जो वो करता था। पूरा शहर उसके आगे सर झुकाता था। दीपक सच में एक क्रिमिनल था। मनन सच में एक क्रिमिनल था। पर उसके बिजनेस की वजह से उसके कारनामे ढक जाते थे। मनन अपनी ही सोच में घूम गुम होकर सिगरेट के कश भरे जा रहा था। गाड़ी में सांस लेना मुश्किल सा हो गया था। इस वजह से उसके पीछे बैठे आदमी अपना नाक दबाए बैठे थे। उसके साथ ही जो गाड़ी दौड़ाए जा रहा था,
उसका वो जिगरी यार, उसका सब कुछ, उसका भाई, उसका हमदर्द, उसका दोस्त, या यूं कहो कि उसकी जान, वेद, उसका साथी जो उसके जैसा ही था। दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। 27 साल का लड़का जो दिखने में थोड़ा सांवला हट्टा कट्टा था, जो कभी रास्ते को तो कभी मनन को घूरे जा रहा था। एकदम से गाड़ी रुकी। उसके पीछे की दो गाड़ियां धड़ाम से रुक गईं। वेद ने दरवाजा खोला और मनन को बाहर निकाला। पीछे की गाड़ियों के आदमी भी निकलकर वहां आ गए। वेद थोड़ा गुस्से में बोला, निकल तू अब बाहर। कब से तेरा ड्रामा देख रहा हूँ। जब से निकले हैं तब से तेरा सड़ा हुआ धुआं बंद नहीं हो रहा है। मनन उसकी तरफ बिना देखे कार के सहारे लगते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या कर दिया यार? वेद उसको गाड़ी से हटाते हुए, अब तू पैदल ही आ जा, हम जा रहे हैं। वेद गाड़ी में बैठा। उसने अपने आदमियों को गाड़ी में बैठने को कहा। जब कोई गाड़ी में नहीं बैठा तो वेद ने जोर से चिल्लाते हुए उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा। सब लोग मनन को ही देख रहे थे। मनन हैरानी से, तू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाएगा? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। वेद हंसते हुए, क्यों, डर लग रहा है बच्चे को? जिससे पूरी दुनिया डरती है वो आज डर रहा है। वाह भाई वाह। मनन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए, ओए, मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझे? अब दरवाजा खोल। वेद गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। अब आना धुआं छोड़ते छोड़ते। मनन, अरे पागल है तू, मैं कैसे आऊंगा? कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। देख कितनी सुनसान जगह है। वेद, देख भाई, गलती तेरी है। अगर तू शुरुआत से शांति से लॉन्ग जर्नी एंजॉय करता तो ऐसी सजा तुझे नहीं मिलती। और रही आने की बात, तो मैंने सुना है यहाँ गधों की कमी नहीं है। यहाँ जंगल से कोई गधा पटा ले, उफ, मेरा मतलब पकड़ ले, उस पे बैठ के आराम से आइयो। ओके बच्चा। वेद गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे निकल गया। दीपक उसको आवाज देते देते थक गया। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, कैसा दोस्त है, मुझे छोड़कर चला गया। मतलब मेरी ही गाड़ी से मुझे उतार दिया। छोड़ूंगा नहीं इस काले बिल्ले को मैं। ये कहकर उसने अपना सिर झटक दिया। मनन ने यहाँ वहाँ देखा तो वो जगह सुनसान थी और सुबह की हल्की सी सूरज की रोशनी निकलकर उस जगह की खूबसूरती बढ़ा रही थी। मनन ये सब निहार ही रहा था कि तभी अचानक से एक गाड़ी उसके ठीक सामने आके रुक गई। मनन के पैर को लगते लगते बची और उसमें से वेद निकलकर बोला, चल मेरा बच्चा, मुंह मत लटका, आजा अब चलते हैं साथ में। मनन उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ते हुए, साले हरामी, मुझे यहाँ सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। तेरा तो दिवाला ही निकाल दूंगा अब तो मैं। ऐसे कौन जाता है छोड़ के, पागल इंसान। वेद उसकी पकड़ में आ गया और हंसते हुए उसने दी मनन को गले से लगा लिया। बदले में मनन ने उसको कुछ ज्यादा ही टाइट गले लगा लिया। वेद ने धीमी आवाज में कहा, अरे जालिम इंसान, मारेगा क्या मुझे? छोड़ मुझे यार, मर जाऊंगा। मनन उसको धक्का देते हुए, अब फिर कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करना बेटा, याद रखियो। वेद, हाँ यार, याद रहेगा। पर एक बात बता, तू सच में डर गया था ना? मनन उसे घूर के, मैं मनन ओबेरॉय हूँ बेटा। जब तू निक्कर में घूमता था ना, तब से ये दुनिया मुझसे डरती है। ये मनन ओबेरॉय किसी से नहीं डरता, समझा? याद रख ये बात। मनन थोड़ा रुक कर, बस एक चीज से डर लगता है। वेद, और वो कौन सी चीज है? मनन, तुझे खोने से। वेद उसकी तरफ देखता रहा। मनन उसे उदास भरी नजरों से देख रहा था। वेद उसके गले लग गया। बदले में मनन ने भी उसे कस के गले लगा लिया। दोनों इसी तरह खड़े रहे। कोई भी उनको देखकर कह सकता था कि दोनों में कितना प्यार है। उनके सब आदमी उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे। वेद, तुझे छोड़ के कहाँ जाना है भाई मुझे? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था यार। तू तो इमोशनल इमोशनल हो गया मेरा बच्चा।
वेद मुस्कुराने लगा और मनन ने उसके सीने में सिर छिपाते हुए कहा, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, इसलिए ये डर हमेशा सताता रहेगा। और तू मेरी जान है, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। ये देखकर वेद की आंखों में भी आंसू आ गए और बाकी सारे लोग उन्हें देखकर इमोशनल हो गए। उन्हें पता है कि मनन के लिए वेद कितने मायने रखता है। ये सब 20 मिनट लगातार चलता रहा और चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। तभी उन लोगों में से एक आदमी आया जिसका नाम मनोज। मनोज उन दोनों से, भाई अगर ये सब हो गया हो तो क्या चलें? देर हो रही है हमें। वेद उसको घूर के बोला, तुझे क्यों कबाब में हड्डी बनना है? दिख नहीं रहा क्या मैं अपनी लैला के साथ रोमांस कर रहा हूँ? मनन ने इतना सुनते ही वेद को धक्का दिया और बाकी सब वेद की बातों पर हंस पड़े। मनन ने झल्लाते हुए कहा, अबे काले बिल्ले, मैं क्या तुझे लैला दिखता हूँ? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। वेद ने हंसते हुए मनोज को हाई फाई दी। उनके साथ राजू, सोनू और साहिल भी हंसने लग गए। मनन उनको देख के गाड़ी में बैठ गया। वो लोग ये देख के और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। मनन ने सीट से सर टिकाकर उनको गुस्से में कहा, बत्ती सी दिखानी हो गई हो तो कुछ काम कर लो, वरना वहीं आके सबके भेजे में गोलियां उतार दूंगा। ये सुनकर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। वेद ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और वो सब वहां से निकल गए। यहाँ रमेश जी गोपाल के घर पहुंच गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सेठ अंदर से, कौन है इतनी सुबह सुबह? लोगों को भी चैन नहीं है, न खुद सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। रमेश जी दरवाजा पीटते हुए, गोपाल जी मैं हूँ रमेश, दरवाजा खोलिए। गोपाल जी ने दरवाजा खोला। गोपाल, अरे क्या हुआ रमेश, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? आओ अंदर। वो दोनों अंदर चले आए। गोपाल, क्या हुआ रमेश, इतने परेशान क्यों हो? रमेश जी परेशानी से बोले, गोपाल जी आपने मेरी आज तक बहुत मदद की है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर मैं आज बहुत बड़ी समस्या में हूँ। आज भी एक एहसान कर दीजिए, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। गोपाल, बरखुरदार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर पैसों के अलावा कुछ भी कहो। रमेश जी की तो जैसे आशा ही निराशा में बदल गई। रमेश जी गोपाल बोले, गोपाल जी पैसों के सिलसिले से ही तो यहाँ आना पड़ा। गोपाल जी बहुत आस लेकर आया हूँ आपके पास, हमारी मदद करें गोपाल जी। गोपाल, देखो रमेश, ये तो तुम जानते हो कि पहले ही तुमने मुझसे 5 लाख रुपए लेके रखे हैं, वो अभी तक तुमने नहीं लौटाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम नहीं लौटाओगे, पर स्थिति को समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, चाहो तो कुछ और मदद कर सकता हूँ। रमेश जी ने सर झुका लिया और गहरी सोच में डूब गए। गोपाल, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार से तुम्हें पैसे दिला सकता हूँ। उनकी बात सुन रमेश जी को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और गोपाल जी ने उन्हें 10 बजे आने को कहा। रमेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, आपका धन्यवाद गोपाल जी। अगर इस बार आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपका पैसा दोगुना ब्याज के साथ लौटा दूंगा। गोपाल जी हल्का सा हंसते हुए, पहले मुद्दल तो लौटा दो बरखुरदार, फिर ब्याज की बात करेंगे कि तुम्हारा कितना निकलता है। रमेश जी ने हाँ में सर हिलाया और हाथ जोड़ के अपने घर वापस आ गए। इसी बीच सुबह के 7:30 बज चुके थे। रमेश जी ने थके हारे कदम के साथ घर में पैर रखे। घर में पैर रखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो घर में आए और रानी दीपा जी का नाम चिल्लाकर लेने लगे। दीपा जी वहां पर आईं। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रमेश जी एक ही जगह देखे जा रहे थे।
दीपा जी ने जब वहां देखा तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच गया। दीपा जी लड़की को गुस्से से देखते हुए, कितनी बार कहा है हमने तुझे कि अपनी मनहूस शकल मत दिखाया कर, पर तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। कितनी बार कहा मैंने, अपना मनहूस चेहरा हमारे सामने मत लाया कर। रमेश जी गुस्से से बोलते हुए, दीपा जी आपको कितनी बार समझाया है कि इस लड़की का चेहरा ढका रहना चाहिए। पूरी सुबह खराब कर दी इसने। इतना बोलकर रमेश जी वहां से चले गए। दीपा जी ने उसको गुस्से से देखा और उस पर बरस पड़ी। ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाई। वो सिर्फ सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही। दीपा जी गुस्से से अपनी शक्ल मत दिखाया कर हमें, वरना इस घर से निकाल दूंगी, समझी। दीपा जी ने उसका दुपट्टा छीना और उसके मुंह पर फेंक दिया। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और किचन की तरफ चली गई। दीपा जी गुस्से से, करम जली मनहूस कहीं की, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो ये गले पड़ गई है। दीपा जी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। गाड़ी सड़क पे दौड़ी जा रही थी। सूरज अपनी धूप दिल्ली की जमीन पर बरसाए जा रहा था। मनन भी आंखें बंद करके आती जाती हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। वेद, क्या बात है? कब से चुप है? कुछ बोल ही दे यार। आखिर हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मनन, कुछ नहीं यार। वेद उसकी तरफ देख के, क्या बात है? क्या सोच रहा है तू? मुझे भी बता दे, मैं भी सोचूंगा फिर। मनन थोड़ा गुस्से से जबड़ा भींचते हुए, उस बुढ़े रमेश के बारे में सोच रहा हूँ। कितनी गद्दारी भरी है उसके अंदर। साला जिसका नमक खाया उसके साथ ही छल। उसको तो जीने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। मनन ओबेरॉय से गद्दारी बड़ी महंगी पड़ेगी उसे। मनन की आंखों में ये कहकर खून उतर गया, जिसको वेद ने भी नोटिस किया। वेद मुस्कुराकर, भाई शांत हो जा, जब वहां जाएंगे तब उसकी खटिया खड़ी करेंगे। वैसे एक बात बता, अगर उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तू क्या करेगा? उसको जान से मारेगा या कुछ और? मनन हल्का सा हंसते हुए, अब ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कि उसका करना क्या है। इस बात पर वेद भी मुस्कुरा दिया। अब बस वो सब लोग दिल्ली अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मनन के दिमाग में कुछ आया। उसने वेद से पूछा कि वो लोग कितनी देर में पहुंचेंगे, तो वेद ने बताया कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मनन के चेहरे पर मुस्कान ने जगह ले ली। ये देखकर वेद बोला, क्या हुआ तुझे? किसी परी के सपने आ रहे हैं क्या? इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? मनन अपनी मुस्कान लिए, परी के नहीं बेटा, किसी के पर काटने के सपने आ रहे हैं। वेद कुछ समझ नहीं पाया। उसने मनन को सवालिया नजर से देखा। मनन फीकी मुस्कान से बोला, गाड़ी रमेश के घर घुमा ले, यहीं से उसके घर जाएंगे। मुझे देखना है उसके चेहरे का रंग कैसे पीला पड़ता है। वेद के थकान भरी नजरों से वेद ने कहा, यार मनन, अभी उसके घर जाना जरूरी है क्या? चले जाएंगे यार, यहाँ बैठे बैठ के बहुत थक गया हूँ, तो पहले घर चलते हैं फिर उसके घर हो आएंगे। वैसे भी वो कहाँ भागा जा रहा है? मनन उसे घूर कर, तुझे आराम करना है अभी? वेद थोड़ा गुस्से से, सुन, रात से गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ और रवि ने थोड़ी बहुत चलाई है, इसलिए मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। इसलिए पहले घर चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उस बुढ़े का आराम हराम करेंगे। ओके बच्चा? मनन थोड़ा सख्ती से, पर मुझे अभी ही जाना है उसके घर। वेद, देख भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पहले घर चलते हैं, फिर उसके 1 घंटे बाद वहां चले जाएंगे। मनन उसकी हालत समझकर, ठीक है। वेद ने ये सुनकर चैन की सांस ली और वो दोनों बहुत जल्द अपने घर पहुंचने वाले थे। दीपा जी नाश्ता लेकर कमरे में आ गईं और रमेश जी के सामने बैठ गईं। दीपा जी चिंता में, क्या हुआ? क्या कहा गोपाल जी ने? कुछ बात बनी? रमेश जी, नहीं दीपा जी, उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने 10 बजे बुलाया है। वो अपने किसी रिश्तेदार से बात करके बताएंगे। दीपा जी और भी ज़्यादा टेंशन में आ गईं। दीपा जी, एक काम करते हैं, मेरे जो जेवर हैं उन्हें बेचकर उनको पैसे दे देते हैं। रमेश जी, आपके गहनों से सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए आएंगे और हमें तो 70 लाख देने हैं भगवान। दीपा जी, तो क्या करें, आप ही बताइए, हम कहाँ से लाएं इतनी बड़ी रकम। हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जब तक साहब यहाँ नहीं थे तब तक सब ठीक चलता गया, पर अब वो यहाँ आ रहे हैं तो अब एक तो हमारी जान जाएगी या एक तो हमारा घर। रमेश जी, पता नहीं क्या होगा, ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है मेरा। दीपा जी नाराज़गी भरी नज़रों से, अगर आपने उनके साथ छल नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ तो दिया था, पर आपके ज़्यादा पैसे के लालच ने हम कहाँ से कहाँ आ गए। दीपा जी बड़ी ही बेरुखी सी बोले जा रही थीं। जब उनका बोलना नहीं थमा तो रमेश जी उन पर चिल्लाकर बोले, अच्छा, आपको ऐसा लगता है ये जो भी हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है? ये मत भूलिए, मैंने जो भी किया वो सिर्फ आपके कहने पर किया। नीयत आपकी बिगड़ी थी। मैं अपनी वफादारी अच्छे से निभा रहा था। ये जो रास्ता था वो आपने ही मुझे दिखाया था। अरे, मैंने तो मना भी किया था, पर आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने पे। लालच मुझे नहीं आपको है दीपा जी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपका किया कराया है। अकेले मुझ पे दोष मत डालिए। रमेश जी इतना बोलकर चुप हो गए और गुस्से से दीपा जी की तरफ पीठ मोड़कर खड़े हो गए। दीपा जी की तो हालत देखने लायक थी। उनकी आंखों में नमी ने जगह ले ली। उनको भी अच्छी तरीके से पता था कि ये जो भी हो रहा है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा दोष उनका ही है। अच्छी खासी जिंदगी को उन्होंने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो वहाँ से रोते रोते चली गईं। रमेश जी परेशान होकर बेड के कोने में बैठ गए। रमेश जी हाथ जोड़ के, हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। ये सब चल रहा था तब से। वो बस कमरे के बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी। वो वहाँ से चली गई और दूसरे कमरे में आ गई। वहाँ उसने देखा कि कुसुम अभी तक सो रही थी। वो उस कमरे को साफ करने लगी। जब पूरा कमरा साफ हो गया तब कुसुम उठी और उसको देखकर बोली, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? अब ये भी तुम्हें कहना पड़ता है क्या? रोज तो मिल जाती है और आज दिख नहीं रही। वो सिर्फ उसकी तरफ देखती ही रही। कुसुम देखा कि वो अभी तक नहीं गई तो वो उससे जोर से बोली, देख क्या रही हो? जाओ जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। सुबह सुबह दिन ही खराब कर देती है। वो किचन से कॉफ़ी बनाकर लेकर आई और कुसुम को दे दी और वो वहीं खड़ी हो गई। कुसुम उसको देखकर, अब खड़े खड़े मेरी कॉफ़ी पे भी नज़र डालोगी क्या? जाओ यहाँ से स्टूपिड। वो वहाँ से निकलकर अपने छोटे से कमरे में आ गई और बेड के कोने में बैठ गई। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान जी प्लीज़ मेरे चाचा जी की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो हाथ जोड़कर सिर्फ दुआ ही किए जा रही थी। यहाँ दीपक और वेद घर पहुँच चुके थे। यहाँ मनन और वेद घर पहुँच चुके थे। वेद घर को देखकर मुस्कुराने लगा। वो लोग गाड़ी से उतरे। उनके आदमियों ने सारा सामान उतारा और वो सामने खड़े एक आलीशान बंगले को देखने लगे। मनन अपना गॉगल उतार कर उस बंगले को निहारने लगा। एक रॉयल बंगला जो किसी आलीशान महल से कम नहीं था। उस बंगले के आसपास फूलों से भरा बगीचा, राइट साइड में बड़ा सा स्विमिंग पूल जो सूरज की कड़ी धूप से चमक रहा था। वो लोग वहां से बंगले के अंदर आए। एक खूबसूरत बंगला जो किसी जन्नत से कम नहीं था। दीवार पर हल्का सा नीले रंग का पेंट, सफेद रंग सहित बेहद आकर्षक था।
हर तरफ लाइट, ऊपर बीचों बीच हल्के गुलाबी रंग का चमकता झूमर। महल में आती हुई वो घर के खाने की खुशबू भूख बढ़ाने का काम कर रही थी। हर तरफ आकर्षक चीजें, हर जगह पर परफेक्ट बनावट, हर जगह अंश और मनन के पुराने फोटोज लगे हुए थे। ये सब सबके दिल दहला देने वाली चीजें थी। सब लोग अंदर आए और महल की खूबसूरती को निहारते हुए सोफे पर पैर पसार कर बैठ गए। किचन से रामू काका आए। रामू काका उस खूबसूरत महल के इकलौते कुक, बड़ी सी दाढ़ी, 50 साल की उम्र और हाथों में खाने का जादू। उन्हें मास्टर शेफ भी कहते थे। रामू काका, अरे साहब, आप लोग आ गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। वेद, काका, आपको कैसे पता चलेगा? आजकल आप हम पर कहाँ ध्यान दे रहे हो? हमारा आना जाना आपको पता ही कहाँ चलता है। रामू काका, वेद बाबा, हम किचन में आप सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, इसलिए पता नहीं चला। माफ करना वेद बाबा, हमसे गलती हो गई। वेद, अरे काका, मजाक कर रहा हूँ। मजाक भी ना समझते आप? क्या आप भी? आप पर ये माफ़ी मांगना सूट नहीं करता, इसलिए नो माफ़ी वाफ़ी। आओ गले लग जाओ। रामू काका और वेद दोनों गले मिले। वेद उन्हें किस करते हुए, बहुत मिस किया काका हमने आपको। आप तो बहुत बिजी रहने लगे हैं, है ना? फ़ोन करते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। रामू काका, नहीं बाबा, वो क्या है कि हमारा फ़ोन खराब हो गया है तो उसकी बेल बजती ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। वैसे हमने भी आपको और साहब को बहुत याद किया। मनन फीकी सी मुस्कान से, काका हमारे गले नहीं लगेंगे? काका मनन के गले लग गए। मनन को बहुत टाइम बाद अपनापन महसूस हुआ। मनन, मैंने भी आपको बहुत याद किया काका, और आपके खाने को भी। वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो नाश्ता मिलेगा? रामू काका, जी साहब, आप नहाकर आइए, तब तक हम नाश्ता लगाते हैं। वेद मुस्कुराते हुए, शुक्रिया काका, हम 10 मिनट में हाजिर होते हैं। चल मनन, आज तेरे साथ नहाता हूँ, आजा मेरा बच्चा। मनन ने उसके पेट पर एक घूंसा मार दिया और वेद वहीं पर गिर गया। और मनन ऊपर की तरफ जाते हुए बोला, चलो अभी ड्रामा बंद करो, बहुत ज़रूरी काम पर जाना है हमें, इसलिए नीचे आ जाना वरना गोली से उड़ा दूंगा सबको। सब लोग उसकी बात सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए और वेद भी हंसते हंसते कमरे में चला आया। अमित अभी भी वहीं खड़ा था। वो रामू काका के पास आकर बोला, काका, वैसे नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ स्पेशल है क्या? बाहर तक खुशबू आ रही थी। काका हंसते हुए, हाँ अमित, खास है, बहुत सारी डिशेज हैं। अमित मुंह में पानी लाकर उछलते हुए, क्या क्या है काका नाश्ते में, बताइए ना। ऊपर से वेद कहता है, एक लात, एक घूंसा, फिर 6 थप्पड़, 3 मुक्के और लास्ट में तेरे साहब के बंदूक की गोली और तेरा बिना दिमाग वाला सर, ये सब मिलने वाला है अगर तू लेट हुआ तो। अमित वेद की बात सुनकर कमरे की तरफ भाग गया। काका और वेद दोनों हंसने लगे। फिर वो भी अपने कमरे में आ गया। सुबह के 10 बज चुके थे। सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और नाश्ते के लिए बैठ गए। मनन और वेद ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाकी सब ने भी नाश्ता खत्म कर लिया। वेद, भाई मैंने रमेश को बोला था कि हम दोपहर तक आएंगे। वेद मुस्कुराकर, ऐसा है क्या? फिर तो उसकी हालत देखने में मज़ा आएगा। मनन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वेद मनन से, मनन, कब चलना है उस गिरगिट के घर? मनन, अभी। वेद ने ये सुनकर गाड़ी की चाबी उठाई और मनन को बाहर आने के लिए कहा। मनन और उसके आदमी बाहर आने को हुए तो रामू काका ने उन्हें रोक लिया। रामू काका, साहब कितनी देर में आएंगे आप? साहब वो क्या है कि खाना बनाना पड़ेगा, तो खाने में आप क्या खाएंगे? मनन फीकी मुस्कान से, आप जो भी बनाओगे खा लेंगे काका।
आपके हाथ का खाना लाजवाब होता है। रामू काका मुस्कुराकर, जो हुकुम साहब। मनन ये बोलकर बाहर आ गया। वेद उसकी ही राह देख रहा था। मनन गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी रमेश जी के घर के लिए निकल गई। उनकी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां भी निकल गईं, जिनमें अमित, देव, राजू, सोनू और बाकी सब आदमी थे। यहाँ रमेश जी तैयार हुए और हॉल में आए। रमेश जी ने देखा कि गरिमा हॉल में बैठे गेम खेल रही है। गरिमा, जो 22 साल की लड़की, रमेश जी की इकलौती बेटी, जो दिखने में बेहद सुंदर पर अंदर से मन पूरा काला, बिल्कुल रमेश जी की तरह। बालों का रंग सुनहरा, कंधे तक आते उसके बाल, आंखों का रंग काला, चेहरे पे हमेशा गुस्सा और अकड़। रमेश जी गरिमा से, ये क्या कर रही हो गरिमा? सीधी तरीके से बैठो। और ये क्या कर रही हो? गरिमा, पापा क्या हुआ? गेम खेल रही हूँ, और क्या करूँ अब? रमेश जी उसके पास बैठ गए और थोड़े गंभीर तरीके से बोले, गरिमा बेटा, मेरी बात सुनो। मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। गरिमा, ओके पापा, पर बताइए क्या सुनना है मुझे? रमेश जी, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तुम हॉस्टल से घर आ चुकी हो। तुम्हें हर किसी के साथ घुलने मिलने की आदत है और जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। गरिमा कंफ्यूज होकर, हाँ पापा, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? रमेश जी सख्ती से, गरिमा पहले पूरी बात सुना करो, बीच में मत बोलो। जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उस कर्जे की वजह से लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। इसलिए जब मैं कहूँ तब कमरे में ही बैठना है तुम्हें, बिना कोई सवाल जवाब किए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आना है तुम्हें। आज कुछ लोग आएंगे। मैं जिनके लिए काम करता था वो साहब आज आने वाले हैं। अब बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आज तुम्हारे पापा की जान ही क्यों ना चली जाए, तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है। गरिमा बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब रमेश जी ने जान जाने की बात की तो उसके मन में अलग तरीके का डर बैठ गया। गरिमा बड़ी बेचैनी से, ये क्या कह रहे हैं आप पापा? आपकी जान को खतरा है? ऐसे कैसे लोगों से आपने कर्जा ले रखा है जो आपकी जान भी ले सकते हैं? गरिमा गंभीरता से बोली, बेटा, तुम उनको शायद जानती हो। मैं जहाँ काम करता था, जिनका यह शहर है, वो हैं मनन साहब। मनन का नाम सुनकर गरिमा झट से खड़ी हो गई। उसने भी बहुत बार उसके बारे में सुना था। वो भी बहुत कुछ अखबारों में और टीवी में देख चुकी थी। आखिर दिल्ली उसी का शहर था और मनन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता था। सब उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। क्राइम की दुनिया में मनन का बहुत बड़ा नाम था। आखिर वो दिल्ली जैसे बड़े शहर पर अकेले राज करता था। ये कोई आम बात नहीं है। गरिमा अपनी ही धुन में गुम हो गई। ये सब सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और साथ ही मन में एक डर सा बैठ गया था। रमेश जी, मैंने जो कहा वो सुना या नहीं? देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उनके सामने ना आओ। अगर तुम उनके सामने गलती से भी आ गई ना, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो लोग अच्छे नहीं हैं, बस इतना सुन लो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? गरिमा हाँ में सर हिला देती है। दीपा दीपा जी बाहर गई हुई होती हैं तो वो घबराहट में अंदर चली जाती है। रमेश जी उन्हें देख के डर जाते हैं। रमेश की जी घबराते हुए, क्या हुआ आपको? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दीपा जी हाँफते हुए, रमेश जी साहब की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। रमेश जी तो जैसे बेहोश होते होते बचे। रमेश जी, हे भगवान, ये लोग तो दोपहर को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पैसों का इंतजाम भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे हम? रमेश जी ने गरिमा की तरफ देखा
जो बहुत चिंता से उनकी तरफ देख रही थी। गरिमा दीपा जी से, दीपा जी आप जल्दी से गरिमा को यहाँ से ले जाइए। उन लोगों के सामने इसे यहाँ आने मत दीजिएगा। गरिमा जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ मत आना। आई बात समझ में? गरिमा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। दीपा जी भी उनकी खातिरदारी के लिए किचन में चाय बनाने और खाने की चीजें लेने चली गईं। जब वो किचन में आई तो उन्होंने देखा कि वो गैस पे सब्जी बना रही थी। दीपा जी उससे, चाय बना दे जल्दी, बाहर साहब आए हैं, मैं बाहर जा रही हूँ। और एक बात, दीपा जी उसका हाथ कस के पकड़ते हुए, अपना ये रूपवान चेहरा ढक के रखना, बता रही हूँ तुझे। चाय नाश्ता रख के तुरंत चली आना, पता नहीं क्या होगा, अब साहब क्या करेंगे। अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला और बाहर चाय नाश्ता लेकर आ जा। उसने हाँ में सिर हिला दिया और दीपा जी वहां से चली गई। वो चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसके दिल में पता नहीं कितने ख्याल आए और कितने आंखों में आंसू के जरिए बह गए। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। यहाँ मनन, वेद और उनके सारे आदमी घर में आ गए। रमेश जी और दीपा जी उनको देख के बहुत ज्यादा डर गए। मनन सीधा सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। उसने अपने पैर सामने रखे टेबल पर रख दिए और होठों के बीच सिगरेट सुलगा के रख दी और सिगरेट के कश भरने लगा। वेद भी रमेश जी को घूर के सोफे के कोने में बैठ गया। उनके सारे आदमी दीपक, मनन के पीछे और वेद के पीछे खड़े हो गए। रमेश जी की तो जैसे जान ही बाहर आने को कर रही थी। उन्होंने हिम्मत करके मुंह खोला और कुछ बोलने के हुए। रमेश जी डर से गिड़गिड़ाकर, साहब आप लोग तो दोपहर को आने वाले थे ना, इतनी सुबह क्यों तकलीफ ली, मुझे वहां बुला लिया होता। वेद मुस्कुराते हुए, रमेश जी ये घर किसका है? रमेश जी डर के, साहब आपका ही है। वेद उसे घूर के, तो हमारे घर में हमें आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। वेद यहाँ वहाँ घूम रहा था, पूरे घर को देख रहा था। वेद दीपा जी के पास आया और उन्हें घूर के देखने लगा। वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में, दीपा जी ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? शायद हमारे रमेश जी आपको खाने को नहीं देते या आपको मारते पीटते होंगे, इसलिए ऐसी हो गई हैं आप। दीपा जी खुद को देखते हुए, मुझे क्या हुआ साहब, मैं तो जैसी थी पहले वैसी ही हूँ। वेद उनके चेहरे के करीब आ गया। रमेश जी भी कुछ बोल नहीं पाए। दीपा जी डर के मारे वैसे ही खड़ी रहीं और वेद ने उनके सर से एक बाल तोड़ा। वेद उस बाल को दीपा जी को दिखाते हुए, ये देखिए, ये है 2 महीनों में आया फर्क। वेद उस बाल को घूर के, देखिए आपका पहला सफेद बाल। दीपा जी ने उस बाल को हाथ में लिया और उसको घूरने लगी। सब लोगों की हंसी छूट गई। मनन अभी भी वैसे ही बैठे सिगरेट के कश भरे जा रहा था और रमेश जी को घूरे जा रहा था। रमेश जी ने जब ये देखा तो वो और भी ज्यादा डर गए। रमेश जी दीपा जी से, दीपा जी क्या कर रही हो आप? घर पे साहब आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। साहब क्या लेंगे आप नाश्ते में? मनन उसे घूर कर, पैसे। रमेश जी लड़खड़ाती जुबान से, साहब पहले कुछ खा लीजिए फिर इसके बारे में बात करते हैं ना। मनन सख्ती से, पैसे कहाँ हैं? रमेश जी, साहब आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मनन का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने का शौक नहीं है, इसलिए जितना पूछा है उतना जवाब दे। पैसे कहाँ हैं? बोल रमेश। रमेश जी का अब डर की वजह से बुरा बुरा हाल हो रहा था। उनको पसीने आने लगे।
उन्होंने थर्राती हुई जुबान से कहा, वो साहब, हम वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। उन्होंने इतना कहते ही सर झुका लिया। मनन का गुस्सा अब बुरी तरह से फट पड़ा। उसने सामने रखे टेबल पर जोर से लात दे मारी। वो टेबल का पूरा कांच का था। जोर से लात मारने की वजह से वो टूट गया और सीधे जाकर रमेश जी के पैरों पर लगा। रमेश जी दर्द से चिल्ला उठे। कांच टूटने की आवाज़ से कमरा में बैठी गरिमा भी बाहर आने को हुई। तभी उसे रमेश जी की बातें याद आ गईं और वो वहीं पर रुक गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं और उनमें से एक यहाँ का डॉन और दूसरा उसका साथी है। आज उसने मनन ओबेरॉय को पहली बार देखा था। जितना अखबारों के पेज पे और टीवी स्क्रीन पर हैंडसम दिखता है, उतना तो रियल में भी वैसा ही दिखने में है। उतना हैंडसम है वो, बस उसे देखे ही जा रही थी। वहीं वो भी किचन से बाहर आने को हुई तो बाहर का नज़ारा उसने देखा तो दंग रह गई। बाहर रमेश जी सोफे के कोने पर बैठकर दर्द से कराह रहे थे। वो किचन के दरवाजे से ही ये सब देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनन अपनी जगह से उठा और सोफे पे पैर रखकर उसकी तरफ झुक के बोला, अभी तक इंतजाम नहीं किया पैसों का? मतलब अब कर्जा तेरी जान लेके ही चुकेगा। रमेश जी उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए, साहब मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। वेद हंसते हुए, अरे बाप रे, कहीं से लॉटरी लगने वाली है क्या बुड्ढे की? शायद सूद समेत लौटाने की बात कर रहा है। वेद जबड़ा भींच के, अबे ओ गिरगिट, ये पैसा दे नहीं पा रहा है तो सूद कहाँ से लौटाएगा? मनन उसके चेहरे पर गन घुमाते हुए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए? तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? रमेश जी आंखों में आंसू लिए, छोड़ दीजिए साहब, दया करो मुझ पे। मनन हल्का सा मुस्कुराकर, 2 महीने पहले तेरे कारनामे पता चले, फिर तुझे सजाए मौत नहीं दी, बस मेरा जितना नमक खाया है उतना वापस देने की सजा दी, पर तू तो वो भी नहीं कर पा रहा। तो अब तेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो जीकर क्या करेगा तू? मैं अपने से गद्दारी करने वालों को मौत की सजा ही सुनाता हूँ, पर तुझे एक मौका दिया था, पर तूने उसे अब गंवा दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर मनन ने रमेश जी के सर पर गन तान दी और उसे लोड की। ये देख वेद, अरे रुको मनन, यार अभी तो आए हैं और इसको मार के क्या फ़ायदा होगा हमारा, इसको छोड़ो। तुमने एक बात नोटिस की? मनन अपनी जगह वापस बैठ के, क्या? दीपा जी रमेश जी को सोफे पर बिठाती हैं। वेद खुशबू सूंघते हुए, जब से हम यहाँ आए हैं तब से खाने की खुशबू आ रही है, वो भी मस्त। मनन उसे घूर के, तुझे अभी खाना खाना है? वेद उसकी तरफ देख के, अरे यार खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, भूख अपने आप लग गई। वैसे खुशबू आ कहाँ से रही है? मनन ने भी नोटिस किया कि खुशबू वाकई में बेहद ज़्यादा अच्छी है। मनन और वेद दोनों किचन की तरफ देखने गए। मनन ने रमेश जी की ओर देखकर पूछा, हमारे अलावा घर में कोई और भी है क्या? रमेश जी ये सुनकर थोड़ा घबरा गए। उन्होंने दीपा जी की तरफ देखा तो दीपा जी बोल पड़ी, वो किचन में हमारी बेटी है, खाना बना रही है साहब। आपको खाना है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। मनन कुछ सोचते हुए बोला, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है, तो ये कहाँ से आ गई अब? दीपा जी रमेश जी की तरफ देख के कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। आगे की कहानी अगले भाग में, उसे भी ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।